Everyone, this is Saurav and welcome to the Unit 2 of your Class 12 NCERT Legal Studies book. This is the one-shot revision series which we are doing for your board examination 2024 and 2025. This lecture is being presented by me, Saurav Raj Viwal. I am a graduate of National Law University, Jodhpur. तो जुडिशरी वाला जो लेक्चर है यूनिट 1 वाला वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो जितने भी चैप्टर्स है इसके आपकी इस बुक के वो मैं वन शॉट के अंदर अपलोड करने की कोशिश करूंगा. तो ये जो आपका इंटरनेशनल लॉ वाला चैप्टर है और उसके अलावा जो जुडिशरी वाला चैप्टर है और ये दिस वन एडीआर इन इंडिया, ये तीन चैप्टर्स है, ये थोड़े से लेंदी हो जाएंगे. उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स है 3A 3B 3C 3D और 4A BC और 5A 5B ये काफी छोटे रहने वाले. 5A का आई कैन नॉट से, वो थोड़ा ह्यूमन राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस की भी बात करता है, तो उसका मैं कह नहीं सकता, वो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेक्चर. उसके अलावा आई विल ट्राई टू कीप ईच एंड एवरी लेक्चर शॉर्ट विद इन लाइक 40-45 मिनट्स का टाइम फ्रेम. बट हाँ, बाकी लेक्चर्स कैन गो अ बिट लॉन्ग. ओके, तो ये लेक्चर्स अगर पूरे कर लिए तो सीबीएसई बोर्ड्स में तो किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूविंग फॉरवर्ड विद द कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर. वेस्टिंग टाइम मतलब आप तो स्क्रॉल कर सकते हो, बट हाँ एनर्जी वाला भी तो सिनेरियो रहता है ना कि एंड में यहाँ इन टॉपिक्स तक आते आते अगर एनर्जी डाउन हो जाए तो क्या सेंस है मतलब इस लेक्चर को पूरा करने का. ठीक है, तो देखो दिस लेक्चर विल स्टार्ट विद द एडवर्सेरियल एंड इंक्विस्टोरियल सिस्टम्स. ओके, तो ये दो तरीके के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मॉडल्स होते हैं. तो इंडिया के अंदर एडवर्सेरियल मॉडल फॉलो होता है. उसके बाद में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ द मॉडल्स. ठीक है, एडवर्सेरियल और इंक्विस्टोरियल मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वी विल डिस्कस इन सेपरेट स्लाइड्स. देन वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू एडीआर, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इंडिया के अंदर किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ ये. देन सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. देन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कोर्ट्स इन आवर कंट्री, उसी से एक मतलब वे खुलता है एडीआर का. ठीक है, एडीआर इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. तो बेनिफिट्स ऑफ एडीआर, देन टाइप्स ऑफ एडीआर. तो टाइप्स ऑफ एडीआर के अंदर क्या आ जाता है, आर्बिट्रेशन, इसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे. सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, अवार्ड का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई आर्बिट्रेटर को डिसीजन देता है तो उसको जजमेंट ना बोल के अवार्ड कहा जाता है. ठीक है, तो कोई भी आर्बिट्रेटर का डिसीजन होता है उसको किस तरीके से सेट असाइड करवाना है, इसका प्रोसीजर हम देखेंगे. देन टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट part of ADR or next type of ADR, that is mediation. Then we will discuss the process of mediation, then types of mediation. Then we will move towards the next part of ADR, that is conciliation. Then लोक अदालत, benefits of लोक अदालत. Then ये ombudsman और लोकपाल एंड लोकायुक्ता, ये एक चीज आ जाती है. ये एक आउटसाइडर होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट किया हुआ, हो सकता है गवर्नमेंट अपॉइंट करे या फिर कोई प्राइवेट कंपनी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको अपॉइंट कर सकती है इन ऑर्डर टू चेक ऑन द डिस्पेरेंसीज. इनको ऑम्बड्समैन कहते हैं और सरकारी भाषा में लोकपाल और लोकायुक्ता कहते हैं. लोकपाल तो नेशनल लेवल पे होता है और लोकायुक्ता जो है वो स्टेट लेवल पे होता है. ठीक है, और उसके बाद में वी विल फाइनली मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो. तो दीज ऑल आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स व्हिच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. ऑल द एक्सट्रैक्ट्स आर फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी बुक ओनली. जो मैंने आपको पहले ये दिखाई थी ना इमेज, तो आपकी ये वाली जो एनसीईआरटी बुक है, नई वाली जो बुक है, इसी से ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट है. एंड दिस लेक्चर इज वेरी रेलेवेंट फ्रॉम योर सीबीएसई बोर्ड 2024 एंड 2025 perspective. Okay, now moving forward with the first topics, that is the adversarial and inquisitorial systems. Okay, तो देखो दो तरीके के लीगल सिस्टम्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर. टू काइंड ऑफ सिस्टम्स ऑफ जस्टिस डिस्पेंशन आर देयर. फर्स्ट वन इज एडवर्सेरियल सिस्टम, जो इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है. दिस सिस्टम इज फॉलोड इन आवर कंट्री. ओके, एंड द सेकंड वन इज इंक्विजिटोरियल सिस्टम, जो मेनली सिविल लॉ कंट्रीज के अंदर चलता है. ठीक है, वो कॉमन लॉ और सिविल लॉ का डिमार्केशन अलग होता है और क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का डिमार्केशन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. दे आर ब्रांचेस ऑफ लॉ एंड दे आर सिस्टम्स ऑफ लॉ. ओके, ये अलग अलग स्टोरीज है. मतलब कॉमन लॉ और सिविल लॉ ये सिस्टम्स ऑफ लॉ है और सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ ब्रांचेस ऑफ लॉ है. ठीक है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये सिविल लॉ सुन के. ठीक है, तो एडवर्सेरियल सिस्टम जो है ये मेनली फॉलो होता है कॉमन लॉ कंट्रीज के अंदर लाइक इंडिया. ठीक है, The parties in a legal proceedings develop their own theory of the case and gather evidence to support the claims. The parties are assisted by their lawyers who take proactive role in delivering justice to the litigants. ठीक है, तो यहाँ पे parties का रोल है
वो ज्यादा होता है। पार्टीज खुद कैसे करेगी कोई भी केस को सॉल्व करने का काम? तो देखो बेसिकली दीज पार्टीज आर बीइंग असिस्टेड बाय द लॉयर्स। ओके, तो यहाँ पे लॉयर्स का रोल ज्यादा होता है। इन एडवर्सेरियल सिस्टम लॉयर्स हैव अ प्रोएक्टिव रोल। ओके, जबकि हम बात करें इंक्विजिटोरियल सिस्टम की, तो द जज और द डिसीजन मेकर टेक्स द सेंटर स्टेज इन द डिस्पेंसिंग जस्टिस। ठीक है, द रोल ऑफ जज और द डिसीजन मेकिंग इज एक्टिव और एज ही और शी determines the facts and issues in disputes. Examination and cross examination of witnesses is done by the judges. ठीक है, तो यहाँ पे lawyers का काम है वो बहुत ज्यादा कम होता है और पूरा का पूरा काम एक तरीके से जजेस ही करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कई बार तो ये डिटेक्टिव का काम भी करने लग जाते हैं। तो ये मेनली फॉलो होता है इन द सिविल लॉ कंट्रीज लाइक जर्मनी इज देयर, ठीक है, रशिया इज देयर, ठीक है, इन दीज काइंड ऑफ कंट्रीज ये सिस्टम फॉलो होता है। इसको हम इंक्विजिटोरियल मॉडल कहते हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर एडवर्सेरियल सिस्टम चलता है ऑन द ब्रिटिश ग्राउंड्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स ये ही यूज किया करते थे। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एडवर्सेरियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस क्या क्या है? तो यूज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैन बी इफेक्टिव वे टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस प्रेजेंटेड। ठीक है, तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है ये एक इफेक्टिव वे है सामने वाले विटनेस की क्रेडिबिलिटी को चेक करने का। आप देखो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखो मान लो मेरा किसी राम के साथ केस चल रहा है, ठीक है, सौरभ वर्सेस राम इज अ केस गोइंग ऑन। ओके, तो मेरा वकील कोई विटनेस लेके आया, ठीक है, तो मेरा वकील उससे जो सवाल पूछेगा दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ओके, अब राम का वकील भी तो दो सवाल पूछेगा, मतलब जो विटनेस हम लेके आए हैं उससे राम का वकील भी तो दो सवाल पूछेगा। तो जो राम का वकील क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इफेक्टिव वे होता है सामने वाले विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक करने का, तो ये एक एडवांटेज है। ठीक है, द पार्टीज मे बी मोर विलिंग टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स व्हेन दे आर गिवन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द प्रोसेस। तो पार्टी का अगर कंट्रोल है प्रोसेस के ऊपर तो वो रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा विलिंग मानी जाती है। मतलब अगर मेरे ऊपर केस चल रहा है तो मेरा पूरा कंट्रोल है, मैंने अपना लॉयर हायर किया है, ठीक है, और मैंने पूरा केस अपने हिसाब से कंटेस्ट करवाया है, तो मैं रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मोर देन विलिंग रहूंगा। ये एक एडवांटेज माना जाता है एडवर्सेरियल मॉडल का। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो द कॉस्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम फॉल्स अपॉन द पार्टीज। ठीक है, इट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज कि पूरी की पूरी कॉस्ट है कि आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है, तो ये कॉस्टली बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इट क्रिएट्स एन इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स द लिटिगेंट्स। लिटिगेंट्स मतलब जो भी केस फाइल कर रहे हैं तो उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मान लो दो पार्टीज है, ए वर्सेस बी इज द केस। ओके, ए वर्सेस बी अगर केस है एंड बी इज फिल्दी रिच, बी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, बी बहुत ज्यादा अमीर है, तो ऑब्वियसली बात है बी कैन हायर बेटर लॉयर्स, बी कैन हैव बेटर रिसोर्सेज, तो एक इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन तो आएगा। ठीक है, बी के केस जीतने के चांसेस ज्यादा हो गए। ओके, उसके बाद में द रोल ऑफ लॉयर्स एंड द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोलॉन्ग द ट्रायल एंड लीड टू डिलेज इन सेवरल मैटर्स। तो देखो रोल ऑफ लॉयर्स, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि विटनेस को प्रेजेंट करो, उनका एग्जामिनेशन करो, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो ट्रायल्स है वो बहुत लंबी खिंच जाती है और इस वजह से जस्टिस बहुत ज्यादा लेट आता है। ठीक है, जो डिसीजंस है वो बहुत ज्यादा लेट आता है। और एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोट भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और एडवर्सेरियल मॉडल में जनरली डिसीजंस बहुत ज्यादा लेट आते हैं तो जस्टिस डिलेड ही मिलता है। ओके, द जज इज मोर ऑफ एन इवेल्युएटर देन एन एडजुडिकेटर। तो जज ज्यादा एक इवेल्युएटर की भूमिका निभाता है रेदर देन एन एडजुडिकेटर। ठीक है, जज मैटर को एडजुडिकेट नहीं कर रहा होता है, सिर्फ इवेल्युएट ही कर रहा होता है। वो बैठा रहता है, सुनता रहता है और फाइनली इवेल्युएट करके डिसीजन दे देता है। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्सेरियल मॉडल्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्विजिटोरियल मॉडल। तो देखो एडवांटेज क्या क्या है कि इसमें प्रोसीजरल एफिशिएंसी रहती है, क्योंकि जजेस का रोल ज्यादा है ना, लॉयर्स का रोल कम है, तो प्रोसीजरल एफिशिएंसी रहती है। एज द एक्टिव रोल ऑफ जजेस प्रिवेंट्स डिलेज एंड प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल्स। जो ट्रायल्स है वो ज्यादा लंबी नहीं चलती। ठीक है, जजेस फटाफट ट्रायल्स को खत्म करके डिसीजंस दे देते हैं। द सिस्टम प्रिजर्व्स इक्वालिटी बिटवीन द पार्टीज एज इवन द स्ट्रॉन्गर पार्टीज विद मोर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्ट्स लॉयर मे नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द जजेस। तो देखो जिस पार्टी के पास ज्यादा रिसोर्सेज है और मतलब मान लो वो फाइनेंशियली साउंड है, वो भी हो सकता है कि जजेस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए।
अच्छे लॉयर्स के होते हुए भी, क्योंकि जजेस का रोल इसके अंदर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से इक्वालिटी वहां पे मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि एडवर्जेरियल मॉडल में तो क्या होता है, जो अच्छे वकील हायर कर लेता है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओके। डिसएडवांटेज की बात करें तो इन एन इंक्विजिटोरियल सिस्टम, सिंस द जज स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, ही और शी नो लॉन्गर रिमेन्स न्यूट्रल टू इवेल्युएट द केस विथ एन ओपन माइंड। तो देखो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपन को कि जज जो है वो एक इन्वेस्टिगेटर भी बन जाता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस भी करता है, तो न्यूट्रल रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ओके। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि हम जब कोई भी मूवी देखते हैं, ओके, तो जैसे अभी पुष्पा 2 मूवी आई थी, तो उसके अंदर पुष्पा भाऊ वाज बेसिकली अ स्मगलर, ओके, ही वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू स्मगल रेड सैंडलवुड, ओके। तो हम उसको हीरो मानने लग गए थे, ही वाज बेसिकली अ विलन। अगर कायदे से हम देखें तो वो विलन ही तो था, और वो जो शेखावत नाम का पुलिस वाला है, ही वॉज ट्राइंग टू कैच हिम, वो उसको पकड़ रहा था, तो कायदे से तो हीरो वो शेखावत होना चाहिए, नॉट दैट स्मगलर। लेकिन हम एक तरीके से पुष्पा की स्टोरी से रिलेट करने लग जाते हैं और उसको हीरो मानने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऐसा होता है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग अ थिंग एंड व्हेन यू आर बेसिकली एड्रेसिंग अ केस इन सच अ वे, तो यू विल रिलेट टू सम स्टोरी, और आपका जो न्यूट्रल पार्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म होके एक साइड तो इंक्लाइन करेगा ही करेगा। दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। तो इस वजह से क्या है, इंक्विजिटोरियल मॉडल के अंदर जज कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल टू इवेल्युएट द केस विथ एन ओपन माइंड। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंक्विजिटोरियल मॉडल का, ओके। देयर मे बी लैक ऑफ एन इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर जजेस टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेंटिव की कमी होती है, क्योंकि भाई सैलरी आनी है वही आएगी, चाहे से आप अपने टाइम पे काम करो या फिर रात रात भर जागो, ठीक है। जितना टाइम है उतना काम करो या फिर रात रात भर जागो, जो सैलरी आनी है वही आएगी। करप्शन की बात अलग है, ठीक है, लेकिन वो तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं हो सकता ना। तो द थिंग इज दैट कि वॉट एवर द जज इज गेटिंग एज ए सैलरी, ही इज गोइंग टू रिसीव दैट ओनली, so that's why lack of incentive is there, okay. Now the thing is next thing is introduction to the ADR or the alternative dispute resolution। तो इस वाली स्लाइड के अंदर हम इसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR typically denotes a wide range of dispute resolution processes and techniques that parties use to settle disputes with the help of third party other than a court, okay। तो ADR क्या होते हैं, ये वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स है जो पार्टीज यूज करती है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए अदर देन अ कोर्ट, ओके। तो जनरली अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया दो पार्टीज के बीच में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो साफ ये दिमाग में आता है ना कि वी विल मीट इन द कोर्ट, ओके। तो कोर्ट में नहीं मिलना है, कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट सेटल करना है। तो अगर कोर्ट के बाहर आपको डिस्प्यूट सेटल करना है तो कैसे होता है, द आंसर इज ADR, ओके, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो सीधा ही देखो, अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेट किस चीज का, अल्टरनेट कोर्ट का, ओके। तो दिस इज द सिनेरियो, और ये एक थर्ड पार्टी की हेल्प से होता है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ADR, ओके। The history of ADR in India predates to the modern adversarial model of the Indian judiciary, which was introduced with during the British colonial era, ठीक है। तो देखो इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री ऑफ ADR है वो बहुत पुरानी है, बहुत पहले से हम इन मैकेनिज्म्स को यूज करते हुए आए हैं, ऑल्दो नॉट द मॉडर्न ADR जो आज चल रहा है, बट हाँ उस टाइम पे भी हम इस तरीके के यूनिक मॉडल्स यूज करते हुए आए हैं, ठीक है। तो इन द वैदिक एज इंडिया हैड स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, उस टाइम पे भी हमारे पास ट्राइब्यूनल्स हुआ करते थे। किस तरीके के, तो देखो पहला है कुल से आता है ये, ठीक है। तुम किस कुल के हो, ये सवाल अगर कोई पूछ ले, ठीक है, तो कुल बेसिकली मींस एक तरीके से फैमिली से निकल के आ रहा है ये शब्द, ठीक है। तो कुला वॉज फॉर डिस्प्यूट्स ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, ट्राइब, कास्ट एंड रेसेस, ठीक है। तो दिस वॉज द ट्राइब्यूनल फॉर फैमिली डिस्प्यूट्स, कम्युनिटी डिस्प्यूट्स, ट्राइबल डिस्प्यूट्स, कास्ट एंड रेशियल डिस्प्यूट्स, ओके। उसके बाद में श्रेणी वॉज फॉर इंटरनल डिस्प्यूट्स इन बिजनेस, कॉर्पोरेशन ऑफ आर्टिसंस, ठीक है। और उसके बाद में पुगा वॉज फॉर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड कॉमर्स ब्रांचेस, ठीक है। तो इस तरीके के ट्राइब्यूनल्स हमारे पास वैदिक एज में भी हुआ करते थे। तो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। ये MCQs के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इनके ऊपर वो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं गाइस, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ADR का कंटिन्यूड वर्जन। अब एक चीज आपने शायद सुनी होगी, अब ये कुला,
श्रेणी और पुगा तो नहीं सुना होगा, ये तो शायद फर्स्ट टाइम ही देखा होगा तुम लोगों ने अपनी बुक में, लेकिन हाँ ये पंचायत और पीपल्स कोर्ट तो तुम लोगों ने सुना है पक्का ही, ठीक है। तो पीपल्स कोर्ट और पंचायत कंटिन्यू टू बी एट द सेंटर ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन विलेजेस, ठीक है। तो गांव में किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने से पहले डिस्प्यूट रिजोल्व होते थे, पंचायत के थ्रू, मतलब एक सरपंच बैठता था, वो डिसीजन देता था और उसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होता था, ठीक है। एडीआर विच at one point of time was considered as voluntary action on the part of the parties has now obtained a recognition with the enactment of Arbitration and Conciliation Act of 1996 and the Legal Services Authority Act of 1987. तो ADR एक समय पे तो voluntary माना जाता था, ठीक है, but now it has gained a statutory recognition with the passing of this law, Arbitration and Conciliation Act of 1996 and Legal Services Authority Act of 1987. ये लोक अदालत को एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का, ये तो लोक अदालत को एस्टेब्लिश करता है, और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 है, ये आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, इस तरीके की चीजों के रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन करता है, ओके। The incorporation of ADR mechanisms under the section 89 of the Civil Procedure Code is one more radical step taken by legislature for promoting ADR in India, ठीक है। तो ये सेक्शन 89 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है लेजिस्लेचर का लिया हुआ इन ऑर्डर टू प्रमोट ADR इन इंडिया। अब ये सेक्शन 89 ऑफ CPC क्या है, ये हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड के अंदर, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next slide, that is the section 89 of the CPC। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो, अगर कोर्ट को लगता है, if the court feels कि कोई भी मैटर है वो ADR के थ्रू सॉल्व करवाना ज्यादा बेटर रहेगा, तो कोर्ट दोनों पार्टीज से पूछ लेती है। कोर्ट बेसिकली आस्क बोथ द पार्टीज, ठीक है, कि ये मैटर हम इन 4 मेथड्स के लिए भेज सकते हैं क्या, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत और मीडिएशन, और अगर पार्टीज एग्री करती है तो कोर्ट इनकी तरफ उसको रेफर कर देती है, ठीक है। तो एक बार मैं रीड आउट कर देता हूं। वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ अ सेटलमेंट व्हिच मे बी एक्सेप्टेड टू द पार्टीज, द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म ऑफ सेटलमेंट एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशंस। मतलब पार्टी से पूछ रही है कोर्ट, ओके, एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पार्टीज द कोर्ट मे रिफॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ अ पॉसिबल सेटलमेंट एंड रेफर द सेम फॉर नंबर 1 आर्बिट्रेशन, नंबर 2 कंसिलिएशन, नंबर 3 लोक अदालत एंड नंबर 4 मीडिएशन, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, पार्टी से पूछ लेगी, और पार्टीज अपने ऑब्जर्वेशन अगर बता देती है कि हाँ वी आर एग्रीइंग फॉर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, तो कोर्ट उस मामले को जो कोर्ट के सामने पड़ा है, कोर्ट के पास वो मामला लंबित है, मतलब कोर्ट के पास वो केस चल रहा है, उसी केस को कोर्ट रेफर कर देगी या तो आर्बिट्रेशन को या कंसिलिएशन को या लोक अदालत को या फिर मीडिएशन को, ठीक है। उसके बाद में द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू नंबर 1 इनेबल द कोर्ट टू रेफर द मैटर्स टू ADR, ठीक है, लीगली इनेबल करना कोर्ट्स को ADR की तरफ मामले पहुंचाने के लिए, एंड टू डिस्पोज द केसेस एक्सपेंडिशियली, मतलब जल्दी केसेस को डिस्पोज ऑफ करना, एंड टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है। तो इस सेक्शन का एक ही गोल है, मतलब 2 गोल्स है, एक तो लीगली कोर्ट को अलाउ करना कि वो मामलों को ADR की तरफ पास कर पाए, और नंबर 2 इज कि जो भी बैकलॉग है कोर्ट्स का वो कम हो पाए और मामले ADR की तरफ जाके जल्दी सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो दिस इज सेक्शन 89 ऑफ द CPC, ठीक है। आई गेस यू हैव रेड इट क्वाइट वेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द प्रॉब्लम्स फेस बाय द कोर्ट, की कोर्ट्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। मेनली 4 प्रॉब्लम्स आर देयर। तो द लॉ कोर्ट्स आर कन्फ्रंटेड विद द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स सच एज, तो सबसे पहले लैक ऑफ नंबर ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस, ठीक है। तो कोर्ट्स भी कम है हमारे पास और जजेस भी कम है, तो इससे क्या होता है, एक तो इनएडिक्वेसी आती है सिस्टम के अंदर, ठीक है। इनएडिक्वेसी क्या होती है कि मतलब कोर्ट भी कम है, जज भी कम है, केसेस ज्यादा है, तो वो केसेस टाइम पे सॉल्व नहीं हो पाते, बैकलॉग बनता रहता है, इस तरीके का सिनेरियो, ठीक है। इंक्रीजिंग लिटिगेशन इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ओके, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज एंड ऑब्सोलीट कंटिन्यूएशन ऑफ सम प्री एग्जिस्टिंग लीगल स्टैट्यूज, ओके। तो देखो, एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से लिटिगेशन बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, और उसके बाद में बहुत सारे पुराने लॉज है जिनकी आज कोई आवश्यकता नहीं है, हमने उनको रिपील नहीं किया है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं कोर्ट सिस्टम के अंदर हैवॉक क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारे केसेस आते जा रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो इंडिया की कोर्ट्स आज की डेट में फेस कर रही है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है, द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन,
ठीक है। अब इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन क्या, किस वजह से, कोर्ट भी कब तक झेले यार, कि मतलब इतने ज्यादा केसेस आ गए तो कोर्ट सोचती है कोर्ट फीस बढ़ा देते हैं, शायद केसेस आने बंद हो जाएंगे, लेकिन केसेस आना बंद ही नहीं हो रहे। ओके, तो इस वजह से क्या है कि मतलब केसेस तो आ ही रहे हैं, अब जिसको केस करना है वो तो करेगा ही, ठीक है। तो इस वजह से लिटिगेशन का कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इन प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग अ केस, ठीक है, या तो केस फाइल करने में या डिफेंड करने में। इंक्रीजिंग कोर्ट फीस, जो भी कोर्ट फीस जमा करानी है वो भी बढ़ रही है। लॉयर्स की फीस बढ़ रही है, क्योंकि वही बात है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। और उसके बाद में इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि केस करते हैं तो सिर्फ लॉयर की फीस थोड़ी होती है, उसके अलावा भी और सारे खर्चे होते हैं। कि मान लो कि आई बिलोंग टू सीकर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ठीक है, एंड आई हैव फाइल्ड अ केस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिल्ली। तो मेरे को दिल्ली आना जाना भी तो पड़ेगा, लॉयर को भी तो फीस देनी पड़ेगी, उसके अलावा मैं दिल्ली में स्टे भी तो करूंगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके। तो दीज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर आल्सो देयर। उसके बाद में डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस रिजल्टिंग इन ह्यूज पेंडेंसी इन ऑल द कोर्ट्स, ओके। तो होता क्या है, इन सारी वजहों से, इन 3 रीजंस की वजह से जो डिस्पोजल ऑफ केसेस है वो डिले हो जाता है, बहुत मुश्किल से मामलों के निपटारे हो पाते हैं। इस वजह से डिले इन डिस्पोजल ऑफ केस होता है, रिजल्टिंग इन ह्यूज पेंडेंसी इन ऑल द कोर्ट्स, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करो, हाई कोर्ट्स की बात करो, लोअर कोर्ट्स की बात करो, तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग फेस्ड बाय द कोर्ट्स। अब करप्शन और रप्शन की तो बात यहाँ पे लिखी ही नहीं गई है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट, मतलब ओपनली बोल नहीं सकते ज्यादा, बट इट इज व्हाट इट इज, मतलब जस्ट अंडरस्टैंड, इफ यू नो वाला सा सिनेरियो। तो बेनिफिट्स ऑफ एडीआर ये क्या क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालता है। तो फर्स्ट थिंग इज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम कम कंज्यूम करता है ये। उसके बाद में इट इज लेस कॉस्टली देन लिटिगेशन, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, और उसके बाद में पैसे भी इसमें कम लगते हैं, ठीक है। नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ एडीआर बट लोक अदालत एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लेस कॉस्टली, ठीक है। कोई ऐसे मतलब बोल देगी सर आर्बिट्रेशन तो अमीर लोग करवाते हैं, तो ये कहां से लेस कॉस्टली हो गया। तो बट लोक अदालत एंड ऑल दीज थिंग्स आर फॉर पब्लिक पार्लांस, बट हाँ सर्टेन थिंग्स आर कॉस्टली, बट सर्टेन थिंग्स आर वेरी लेस कॉस्टली एज वेल, ठीक है। तो जनरली एडीआर एज अ फील्ड की बात करें तो जिस लोगों के हिसाब से जो चीजें बनी हुई है वो लेस कॉस्टली है, ठीक है। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस कॉस्टली, फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज ऑफ कोर्ट्स एंड इनफॉर्मल वेज आर अप्लाइड, ठीक है। तो जो कोर्ट की टेक्निकलिटीज है उससे फ्री है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये करना है वो करना है, ये सब इसके अंदर नहीं है, तो फटाफट काम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से जल्दी जस्टिस इसमें मिल जाता है। इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम इवन व्हेन द डिस्प्यूट इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ठीक है। प्री लिटिगेशन स्टेज हो या फिर जब केस चल रहा हो या फिर केस रिजॉल्व हो जाए और आप कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो बाद में भी आप एडीआर की तरफ जा सकते हो। उसके भी कुछ रास्ते जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 5, इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर पार्टीज हु कैन चूज द टाइम, प्लेस एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग एडीआर, ठीक है। ये कन्वीनियंट रहता है पार्टीज के लिए क्योंकि वो टाइम, प्लेस और प्रोसीजर चूज कर सकते हैं एडीआर कंडक्ट करने का। जैसे क्रिमिनल केसेस में तो एडीआर लगता नहीं है, अदरवाइज तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सलमान खान है तो सलमान खान के ऊपर केस लगा हुआ है वो काला हिरण वाला, तो उनको पेशी के लिए जोधपुर आना पड़ता है, ठीक है। तो वो बेचारे हर बार बॉम्बे से जोधपुर आते हैं, ओके। तो अब अगर एडीआर चलता इसमें क्रिमिनल केसेस के अंदर तो वो आराम से मुंबई के अंदर करवा लेते या फिर कहीं लंदन वंदन करवा लेते, घूम फिर के भी आ जाते, मजे कर लेते थोड़े, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो। तो एडीआर ऐसी जगहों पे चलता नहीं है। तो बट जिन केसेस में एडीआर चलता है वहां पे बोथ द पार्टीज आर फ्री टू चूज द टाइम एंड प्लेस एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, जहां जाना है वहां जाना ही है, ठीक है। दैट इज द सिनेरियो। If the dispute is technical in nature, the parties have an opportunity to select the expert who possesses the relevant legal and technical expertise, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट है जो टेक्निकल इन नेचर है, मतलब मान लो कि सैमसंग और एप्पल के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो इट इज टेक्निकल इन नेचर ना, थोड़ा सा टेक्निकल डिस्प्यूट है, ओके। तो प्रॉपर मतलब मान लो कोई स्क्रीन की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट को भी अपॉइंट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू सीक द नेसेसरी लीगल एडवाइस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये भी एक बेनिफिट है एडीआर का। लेकिन कोर्ट में तो क्या, जो जज बैठा है वही डिसाइड करेगा, उसको भले ही कुछ ना पता हो उस चीज के बारे में, ईमेल नहीं भेजना आता हो, फिर भी दैट जज विल डिसाइड दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट, ओके। उसके बाद में
It is interesting to note that ADR provides the flexibility even to refer disputes to नॉन लॉयर्स. ओके, तो नॉन लॉयर्स भी ADR के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नॉन लॉयर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो इसलिए जो एक क्या कहते हैं उसे, इसका जो सिनेरियो वो थोड़ा वाइडेंड सिनेरियो अपन मान सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थोड़ा सा आराम से और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वे में और एक्सपर्टीज के साथ आराम से हो सकता है. ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ADR. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ ADR. तो 5 types of ADR are there according to the Arbitration and Conciliation Act. Number 1 is arbitration, number 2 is mediation, number 3 is conciliation, then we have negotiation and लोक अदालत. Okay, 5 हो गए: arbitration, mediation, conciliation, negotiation and लोक अदालत. Now we are going to study each and every one of them in detail in the next slides. Okay, तो अब जो अगले चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज आर्बिट्रेशन. तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? द लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन इज कंटेन्ड इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996. इट केम इनटू फोर्स ऑन 25 जनवरी 1996. ठीक है, ये लॉ कब बना था? 25 जनवरी 1996 को केम इनटू फोर्स आया था ये. ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड ऑल्सो एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स. ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फॉरेन जाके विदेशों में कोई आर्बिट्रेशन करवाया या विदेश में कोई आर्बिट्रेशन हुआ तो वो इंडिया के अंदर बाइंडिंग होगा. उसके एनफोर्समेंट का, उस फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड के एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म भी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 प्रोवाइड करवाता है. अब एक चीज आपको यहां पे दिख रही होगी, अवार्ड. अब ये अवार्ड क्या होता है? तो आर्बिट्रेटर का जो जजमेंट है उसको अपन अवार्ड कहते हैं. ओके, now moving forward, it is largely influenced by the United Nations Commission on International Trade Law unilateral model law. Okay, तो model laws क्या होते हैं? जनरली इंटरनेशनल कमर्शियल लॉज को यूनिफॉर्म रखना पड़ता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ती है इंटरनेशनल कमर्शियल लॉज के लिए. तो यूनाइटेड नेशंस या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो संस्थाएं हैं वो मॉडल लॉज निकाल लेती है. तो उन मॉडल लॉज के हिसाब से सारे के सारे देश अपने कानून ड्राफ्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये यूनिसिट्रल मॉडल लॉज 1985 जो है, ठीक है, इनके हिसाब से ड्राफ्ट किया गया है. और यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर भी मैंने लिखा है, ऑल्दो ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मोनिज्म और डुअलिज्म दो तरीके के देश होते हैं. एक तो मोनिस्ट कंट्रीज होते हैं और दूसरे डुअलिस्ट कंट्रीज होते हैं. तो मोनिस्ट कंट्रीज वो होते हैं जिनके अंदर अगर कोई भी लॉ मतलब कोई भी इंटरनेशनल मॉडल लॉ के ऊपर वो साइन करते हैं तो वो सीधा का सीधा उनके देश के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है. जबकि डुअलिस्ट देश जो इंडिया है, ओके, तो इनके अंदर अगर ये लोग साइन करते हैं इस तरीके कोई इंटरनेशनल मॉडल लॉ के ऊपर तो इनको अपने देश के अंदर कोई कानून पास करना पड़ता है पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996. ओके, उसके बाद में देखो मीनिंग क्या है. आर्बिट्रेशन इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द नोमेनक्लेचर ऑफ रोमन लॉ. ठीक है, एक रोमन लॉ के नोमेनक्लेचर से डिराइव्ड ये टर्म है. आर्बिट्रेशन इज अ प्राइवेट अरेंजमेंट of taking disputes to a less adversarial and less formal and more flexible forum abiding by judgment of a selected person instead of carrying it to the established court of justice. ठीक है, तो ये क्या है कि arbitration एक private arrangement है of taking disputes to less adversarial and less formal court, okay, and मोर फ्लेक्सिबल कोर्ट, बट जो उसका जजमेंट है वो अबाइंडिंग होना चाहिए. अबाइंडिंग का मतलब कि मानना ही है, बाइंडिंग जजमेंट होना चाहिए. ठीक है, और वो इंसान जिसके पास आप जा रहे हो वो एक सेलेक्टेड इंसान होना चाहिए, मतलब आपके पास पावर होनी चाहिए टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसका डिसीजन आप मानने जा रहे हो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैरिंग दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट टू एस्टेब्लिश्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये एग्जैक्टली आपको याद ही करनी पड़ेगी, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है डेफिनेशन है. ओके, तो दिस इज आर्बिट्रेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next thing, that is the process of arbitration. process क्या होता है इसका? तो 5 steps are there. तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि नोटिस भेजना पड़ता है. अगर मान लो आपके आर्बिट्रेशन किस किस तरीके से इंड्यूस होता है, या तो कोर्ट भेज देता है अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, ठीक है, या फिर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी भी पार्टी के साथ उसके अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज है कि अगर कि एनी डिस्प्यूट विच विल अराइव विल बी सॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन ओनली, इस तरीके का अगर क्लॉज है तो आर्बिट्रेशन इंड्यूस हो सकता है. ठीक है, तो अगर आर्बिट्रेशन आपको कराना है तो सबसे पहले स्टेप 1 इज नोटिस. ठीक है, तो नोटिस कौन भेजेगा? जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसको नुकसान हुआ है या फिर जिसको ऐसे लग रहा है कि वो विक्टिम है, वो ही
नोटिस भेजेगी और किसको भेजेगी, डिफॉल्टिंग पार्टी को, ठीक है। तो एग्रीव्ड पार्टी विल सेंड अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग पार्टी, ठीक है। नाउ स्टेप 2 इज चूज एन आर्बिट्रेटर, ओके। द पार्टीज इन एन आर्बिट्रेशन हैव फ्रीडम टू सेलेक्ट अ क्वालिफाइड एक्सपर्ट नोन एज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन में बी इंड्यूस्ड बाई, तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और दूसरा कोर्ट रेफरल टू एन आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि या तो जो कॉन्ट्रैक्ट था दोनों पार्टीज के बीच में उसमें लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन से हम डिस्प्यूट रिजॉल्व कराएंगे, या फिर कोर्ट रेफरल कर दिया, मतलब सेक्शन 89 के हिसाब से कोर्ट ने रेफर कर दिया कि भाई आप आर्बिट्रेशन करवा लो, ठीक है। तो दोनों पार्टीज ने आर्बिट्रेटर को डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इस इंसान से हम आर्बिट्रेशन कराने वाले हैं। नाउ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, अब ये क्लेम कौन करेगा, ऑब्वियस ही बात है ये इंसान क्लेम करेगा, एग्रीव्ड पार्टी है, ही विल फाइल अ क्लेम, ठीक है। द इनिशियल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द क्लेमेंट्स इन लिस्टिंग द इश्यूज रेज्ड टू बी रिजॉल्व इन एन आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो क्लेम क्या होता है कि जो भी क्लेम्स है आप, मतलब कि ये गलती तुमने की है, ये डिफॉल्ट तुमने किया है, ठीक है, इस तरीके के सिनेरियोस, तो ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है। अब सामने से क्या आएगा, काउंटर क्लेम आएगा। तो मान लो अपन एक केस ले लेते हैं, सैमसंग वर्सेस एप्पल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और सैमसंग को आर्बिट्रेशन करवाना है एप्पल के अगेंस्ट। तो सैमसंग इज द एग्रीव्ड पार्टी, ओके, एंड एप्पल इज द डिफॉल्टिंग पार्टी। तो मैं ए लिख देता हूं सैमसंग के लिए और डी लिख देता हूं एप्पल के लिए, ठीक है। तो नोटिस कौन भेजेगा, स्टेप 1 सैमसंग एप्पल को नोटिस भेजेगा, उसके बाद में चूज एन आर्बिट्रेटर, ये तो दोनों के दोनों साथ ही करेंगे। और अब ये आर्बिट्रेशन जो है वो इंड्यूस कैसे होगा, या तो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एनी डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व थ्रू एन आर्बिट्रेशन, ठीक है, या फिर कोर्ट ने रेफर कर दिया अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 89 ऑफ विच लॉ, सीपीसी, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, तो क्लेम कौन करेगा, एग्रीड पार्टी दैट इज सैमसंग, ओके। उसके बाद में काउंटर क्लेम कौन करेगा, एप्पल करेगा। एप्पल बोलेगा भाई तू भी कम नहीं है, तूने भी ये गड़बड़ करी है, ठीक है। तो काउंटर क्लेम क्या होता है, रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई टू द क्लेम प्रेजेंटेड बाय द क्लेमेंट, ओके। तो दीज आर द 4 स्टेप्स, शायद समझ में आ गए होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next thing, that is the step 5 कि proceeding start, decide the place and time to meet, okay। time decide करो, place decide करो, कोई कोर्ट तो है नहीं, फॉर्मल प्रोसीडिंग तो है नहीं कि भाई मद्रास हाई कोर्ट के अंदर मिलना है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर मिलना है, ऐसा तो सिनेरियो है नहीं, ओके। तो प्रोसेस ऑफ द डिस्प्यूट, तो द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू आर्बिट्रेशन इज कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, अनलाइक द कोर्ट प्रोसीडिंग्स विच आर ओपन टू पब्लिक, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात भी है इसकी कि ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह जो होते हैं वो सामने नहीं आते कंपनीज के, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ आर्बिट्रेशन। उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिजर्व्स ट्रेड सीक्रेट एंड मेंटेन कमर्शियल रेपुटेशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनेरियो। और फाइनली आता है अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है। द डिसीजन रेंडर्ड बाय एन आर्बिट्रेटर इज नॉन एज एन आर्बिट्रल अवार्ड सिमिलर टू अ जजमेंट गिवन बाय द जज। द आर्बिट्रल अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन द डिस्प्यूटिंग पार्टीज, ठीक है। तो जो भी आर्बिट्रल अवार्ड आएगा वो दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो सैमसंग और एप्पल को वो मानना ही पड़ेगा, भले ही वो फॉरेन कंट्री के अंदर कराया हुआ आर्बिट्रेशन हो या डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो, बोथ द कंट्रीज हैव टू अधेयर विद दैट पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड, ओके। अनलाइक अ जजमेंट रेंडर्ड बाय a judge in the court, the award does not hold precedential value for the future arbitrations. But one thing is there कि in the common law countries or in adversarial jurisdiction जो भी जजमेंट्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू होते हैं। जैसे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला क्या कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड, ठीक है। लेकिन ये जो अब वो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बन गया ना, ठीक है, वो आज भी काम आता है, 50-60 साल हो गए लेकिन फिर भी काम आ रहा है। लेकिन आर्बिट्रेशन के अंदर जो भी आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं वो आगे चल के प्रेसिडेंट की वैल्यू नहीं रखते, एक बार जजमेंट मिल गया तो उनको आगे रेफर नहीं किया जाता, ओके। तो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो वी आर डन एंड डस्टेड विद द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। नाउ सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, की किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किस तरीके से किया जाता है कि मतलब कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड कैंसिल करवाना वैसे तो बाइंडिंग होता है ना, तो अगर कैंसिल करवाना है तो किस तरीके से करवाते हैं। तो एन आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर्ड बाय एन आर्बिट्रेशन में बी स्टक डाउन और इनवैलिडेटेड बाय द कोर्ट्स, ठीक है। तो कोर्ट्स ही कर सकते हैं, कोर्ट्स के पास ही पावर है और किसी के पास तो पावर नहीं है। लेकिन ग्राउंड्स क्या क्या है, द ग्राउंड्स फॉर सच इनवैलिडेशन आर लिमिटेड टू, सिर्फ 5 ग्राउंड है, ठीक है। ओनली 5 ग्राउंड्स आर देयर फॉर इनवैलिडेटिंग अ आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है।
तो नंबर 1 इज इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। जिस पार्टी ने आर्बिट्रेशन करवाया वो कैपेबल ही नहीं थी टू गेट इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। माइनर थी या कुछ और सिनेरियो था इस तरीके का, कोई चीज अगर फाइंड आउट हो जाए तो आर्बिट्रल अवार्ड 0 हो जाएगा, ओके। उसके बाद में इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, ये अगर सामने आ जाए कि आर्बिट्रेटर जो था वो इम्प्रॉपर अपॉइंट हो गया, जैसे मान लो मैंने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज है, और उसके बाद में हम दोनों आर्बिट्रेशन के लिए गए और मैंने अपने चाचा को ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा लिया, ठीक है। और सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं है कि जो आर्बिट्रेटर है वो मेरे चाचा है, सगे चाचा है, ठीक है। और मेरे सगे चाचा ने मेरे फेवर में जजमेंट दे दिया, ओके। तो अब होता क्या है कि उन्हें बाद में पता चलता है, तो दिस इज इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर ना। मेरे को नहीं करना था ऐसे कि मैं अपने सगे रिश्तेदार को इस तरीके से कैसे अपॉइंट कर रहा हूं, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड of invalidation of that arbitral award, okay. Dispute falling outside the terms of an arbitration agreement, तो arbitration agreement के अंदर जो भी disputes लिखे हुए थे उसके बाहर का कोई dispute आ गया, ठीक है, और उसके ऊपर arbitration करवा लिया तो वो arbitral award 0 हो जाएगा, ओके। उसके बाद में bias on the part of arbitrator, तो मैंने अभी वो एग्जाम्पल दिया था ना कि मैंने अपने चाचा को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यार वो तो मेरे फेवर में ही जजमेंट देंगे, मतलब अवार्ड निकालेंगे, दूसरी पार्टी के फेवर में थोड़ी ना अवार्ड दे देंगे वो, ठीक है। तो दिस इज बायस ऑन द पार्ट ऑफ आर्बिट्रेटर। और फाइनली द अवार्ड इज वायलेटिंग पब्लिक पॉलिसी एट लार्ज, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर का जो भी अवार्ड है दैट इज वायलेटिंग पब्लिक पॉलिसी एट लार्ज, मतलब वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो ऑफ सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रेटर्स अवार्ड। सिर्फ कोट कर सकते हैं और इन 5 ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, तो देखो एक तो होता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, ठीक है, जो इंडिया के अंदर होता है। देन फॉरेन आर्बिट्रेशन, जो विदेश जाके करवाते हैं। एडहॉक आर्बिट्रेशन का मतलब होता है जो पार्टीज अपने आप ही संभाल लेती है, ठीक है, जो पार्टीज अपने आप ही कोई आर्बिट्रेशन करवा लेती है, कोई भी आर्बिट्रेटर वगैरह प्राइवेट आर्बिट्रेटर चूज करके, उसको एडहॉक आर्बिट्रेशन कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का मीनिंग होता है कि कई आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे दिल्ली सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन, सिंगापुर सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन, लंदन सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन। तो इनके थ्रू अगर कोई आर्बिट्रेशन करवाया जाता है तो ये संस्थाएं होती है जो प्रॉपर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कहते हैं। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन मतलब कई सारे लॉज ऐसे हैं जिनके अंदर लिखा हुआ है कि अगर इस लॉ में कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो आर्बिट्रेशन में ही जाएगा। जैसे इंडियन डिफेंस एक्ट ऑफ 1971 करके कोई लॉ बना हुआ है, तो उसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो आर्बिट्रेशन में ही जाएगी, इस तरीके का कोई लॉ बना हुआ है, ओके। तो इसको हम स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन कहते हैं। एंड देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो इसमें क्या होता है कि एक पार्टी फॉरेनर होती है, ओके। तो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज आर देयर इन द टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज मीडिएशन, अगला फॉर्म ऑफ एडीआर। मीडिएशन क्या होता है, तो देखो यार ये जो है दिस मीडिएशन इज अ मेथड ऑफ एडीआर in which parties appoint a neutral third party who facilitates the mediation process in order to assist the party in achieving the acceptable and voluntary agreement। तो यहाँ पे देखो मीडिएटर जो है वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है who only facilitates the process, ठीक है। मीडिएटर क्या करता है, सिर्फ फैसिलिटेट करता है प्रोसेस को, मतलब उसका कोई से नहीं होता, वो कोई जजमेंट नहीं देता, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ बैठा रहता है, ठीक है, और फैसिलिटेट करता है प्रोसेस को। एक बार ये रीडिंग हो जाए उसके बाद में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा प्रोसेस ऑफ मीडिएशन के अंदर जाके, ठीक है। मीडिएशन इज प्रेमाइज्ड ऑन अ वॉलंटरी विल ऑफ द पार्टीज एंड इज फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल टेक्निक ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। पार्टीज के ऊपर वॉलंटरी है मीडिएशन करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है, और उसके बाद में फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल टेक्निक ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। मोर फॉर्मल देन नेगोशिएशन बट लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन, ठीक है। लिटिगेशन से तो लेस फॉर्मल ही है सारे एडीआर, और उसके अलावा आर्बिट्रेशन से भी लेस फॉर्मल है ये, लेकिन नेगोशिएशन से थोड़ा सा फॉर्मल चलता है मीडिएशन, ठीक है। अनलाइक लिटिगेशन एंड सिमिलर टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन इज रिलेटिवली लेस इनएक्सपेंसिव, ठीक है, फास्ट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो फास्ट भी है, पैसे भी कम लगते हैं और कॉन्फिडेंशियल भी रह जाता है, ठीक है। मीडिएशन इज नॉन बाइंडिंग बट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आर सॉट इन द प्रोसेस। तो मीडिएशन के अंदर देखो कि जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है वो तो सिर्फ फैसिलिटेट ही कर रही है, वो कोई जजमेंट तो दे ही नहीं रही। तो ऑब्वियस सी बात है यार, फैसिलिटेट कर रहा है तो कोई जजमेंट आ नहीं रहा, तो नॉन बाइंडिंग ही होगा। लेकिन अगर पार्टीज ने इसके फैसिलिटेशन के थ्रू अगर कोई एग्रीमेंट कर लिया या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बाइंडिंग होगा अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके। तो दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड
विद द नेक्स्ट थिंग प्रोसेस ऑफ मीडिएशन। तो प्रोसेस ऑफ मीडिएशन के अंदर क्या है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेटिंग द मीडिएशन इज कॉल्ड अ मीडिएटर, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को फैसिलिटेट कर रही होती है उसको मीडिएटर कहा जाता है। मीडिएशन डज नॉट फॉलो अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स थ्रू दो मीडिएटर टिपिकली सेट फॉर द रूल्स दैट मीडिएशन विल ऑब्जर्व। सक्सेसफुल मीडिए, ये तो छोड़ो, एक बार मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से इसका प्रोसेस चलता है। तो देखो यार, मान लो एक डिस्प्यूट है ए वर्सेस बी, ठीक है। दो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है, एक पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है बी, ठीक है। ए वर्सेस बी का डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहाँ पे एक मीडिएटर आएगा, चलो देखो मान लो मैं मीडिएटर हूँ, ठीक है। तो मैं उनको बता दूंगा कि यार मैं मीडिएशन कर रहा हूँ 5-7 साल से, और उसके अलावा मैंने इन बड़े बड़े मैटर्स के अंदर मीडिएशन किया हुआ है। आई हैव बीन अ मीडिएटर इन मुकेश अंबानी वर्सेस अनिल अंबानी का केस, ओके। इस तरीके से थोड़ा बहुत बता दिया, मतलब या तो फेंकेगा तो कौन ही, वैसे अगर किया हुआ है तो बता दो, जो भी है बड़े बड़े केस कोई भी। उसके बाद में दोनों पार्टीज को ये बोल दो कि तुम्हारे पास अथॉरिटी तो है क्या, मतलब या तो मालिक हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, ये बताओ। तो मान लो कि ए ने तो बोल दिया मैं तो मालिक हूँ, और बी ने बोला मैं मालिक नहीं हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपनी पार्टी का, लेकिन अथॉरिटी है डिसाइड करने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एजेंट हूँ लेकिन आई हैव द अथॉरिटी, ओके। उसके बाद में ओपनिंग स्टेटमेंट मांगते हैं, ठीक है। तो ए अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देता है, तो मैं लिखता रहूंगा, ओके। तो ए ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया तो मैंने 3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ठीक है। ए के ओपनिंग स्टेटमेंट से मैंने 3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में बी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और उससे मैंने 4 पॉइंट लिखे, ठीक है। मेरे को 4 पॉइंट आइडेंटिफाई हुए, तो बी ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट बोला तो मैंने 4 पॉइंट मेरे को आइडेंटिफाई हो गए, वो मैंने लिख दिए। अब क्या होता है, मेरे को पता चलता है कि ए का पॉइंट 1 और बी का पॉइंट 2 सेम है, ए का पॉइंट 2 और बी का पॉइंट 3 सेम है, ए का पॉइंट 3 और बी का पॉइंट 4 सेम है, ओके। और उसके बाद में एक यूनिक पॉइंट कौन सा बचता है, बी का पॉइंट 1। तो टोटल पॉइंटर्स कितने हो गए, टोटल एजेंडाज कितने हो गए, तो वी हैव 4 एजेंडाज ना, ये 3 तो सेम हो गए, दीज 3 पॉइंट्स आर सेम, और उसके अलावा एक एजेंडा अलग हो गया, दैट इज बी का पॉइंट 1, ओके। तो वी हैव 4 एजेंडाज। तो मैं बोलता हूं कि भाई ये 4 एजेंडाज है। नाउ आई विल स्टार्ट स्पीकिंग कि गाइस वी हैव 4 एजेंडाज, डू यू हैव एनीथिंग मोर टू ऐड। तो बी बोलता है कि आई हैव वन मोर थिंग टू ऐड, तो बी ने एक और चीज ऐड करवा दी। तो +1 अगर अपन करते हैं तो टोटल 5 एजेंडाज आर देयर। तो उसके बाद में मैं बोलूंगा कि चलो एजेंडा नंबर 1 डिस्कस करते हैं, ओके। तो एजेंडा नंबर 1 डिस्कस हुआ, तो मान लो 1 करोड़ का कोई डिस्प्यूट है इन दोनों पार्टीज के बीच में। ए ने बी से 1 करोड़ रुपए लिए थे, ठीक है। ए ने बी से 1 करोड़ रुपए लिए थे, बी वापस नहीं दे रहा। तो अब क्या होता है कि बी कहता है मैं तो 80 लाख रुपए दे सकता हूं, ए कहता है कि यार मतलब 80 लाख तो कम है, बी ने बोला लास्ट 90। तो ए ने बोला ठीक है सर 90 पे डील फाइनल करते हैं। तो मेरे पास एक लॉयर बैठा रहेगा, मैं बोलूंगा 90 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना। तो उसने 90 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने दोनों से साइन करवा लिया, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दैट इज बाइंडिंग इन नेचर, ओके। तो इस तरीके से बीइंग अ मीडिएटर I am facilitating that particular process, okay. So this is the process of mediation, okay. Now moving forward with the next thing, successful mediation often reflects only the party's willingness to participate but also the mediator's skill. There is no uniform set of rules for mediators to become licensed, ठीक है, and the rule often vary by state regarding requirement for mediator certification, ठीक है। ये तो शायद समझ में आ गया होगा। और जो अभी मैंने ये आपको राम कथा बताई थी, इससे प्रोसेस ऑफ मीडिएशन भी शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वी आर डन एंड डस्टेड विद द मीडिएशन वाला पार्ट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द इसका कंटिन्यूड वर्जन। वैसे तो समझा दिया है मैंने मीडिएशन का प्रोसेस। तो 3 तरीके से हो सकता है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन हो सकता है, कोर्ट रेफरल हो सकता है अंडर सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, और उसके बाद में पोस्ट ट्रायल, मतलब अगर आप कोर्ट के जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं हो या अपीलेट स्टेज पे है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। अंडर इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, ठीक है। उसके बाद में रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स, ठीक है, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप वाले जो डिस्प्यूट्स है वो, डिस्प्यूट्स विच नीड कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, नेबरहुड और इस तरीके के इजमेंट्री राइट्स और इस तरीके के डिस्प्यूट्स, और कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैव बीन हेल्ड टू बी मोस्ट सूटेड फॉर मीडिएशन। ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया है मीडिएशन ने। अब ये कुछ रेड फॉन्ट्स में मैंने लिखा है, रेड फॉन्ट्स इसलिए क्योंकि ये मीडिएशन के अंदर जा नहीं सकते हैं, ओके। ऑल्दो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, बट रेड फॉन्ट्स मैंने इसीलिए यूज किया बिकॉज दे कैन नॉट बी यूज्ड इन मीडिएशन। मैं पढ़ के बता देता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, ओके, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल ऑफेंसेस,
केस अगेंस्ट स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पर्संस दैट इज माइनर मेंटली चैलेंज्ड हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ मीडिएशन। ओके, इनके ऊपर मीडिएशन नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ मीडिएशन। तो देखो इसके टाइप्स क्या क्या है, ये आपकी बुक के अंदर भी ज्यादा डिटेल में नहीं दिए हुए, सिर्फ इनको रटना ही है। इवेल्युएटिव मीडिएशन है, फैसिलिटेटिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन और ऑनलाइन मीडिएशन, ठीक है। ये 5 तरीके के मीडिएशन है, ज्यादा डेफिनेशन इसके आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी भी नहीं है। तो टाइप्स ऑफ मीडिएशन पूछा गया तो 2 नंबर के सवाल में पूछा जाएगा, तो रटना है और इनके नाम लिख के आ जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दैट इज इट विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज कंसिलिएशन, ठीक है। अब कंसिलिएशन क्या होता है, इट इज डिस्क्राइब्ड इन द पार्ट 3 of the Arbitration and Conciliation Act of 1996 deals with the conciliation. This part deals with conciliation. Conciliation means the setting of dispute without litigation. Okay. The key difference between mediation and conciliation lies in the role of the neutral third party. The role of the conciliator goes beyond that of a mediator. ठीक है, तो ये mediation की तरह ही होता है, but conciliator जो होता है वो पोटेंशियल सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करता है। जो मैंने अभी आपको मीडिएशन का प्रोसेस बताया था ना, उसकी सिमिलर ही है, ठीक है। लेकिन बीइंग अ कंसिलिएटर, पहले मैंने क्या अपने आप को मीडिएटर बताया था, अब मैं यहाँ पे अपने आप को कंसिलिएटर के रूप में कन्वर्ट करता हूं। तो वही सेम डिस्प्यूट अपन लाते हैं, ए वर्सेस बी, ओके। तो वो सेम 5 एजेंडास, ठीक है, 1 2 3, अरे यार ये क्या हो गया, 3 4 5, ठीक है, दीज 5 एजेंडाज आर देयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो एजेंडा 3 पे कोई बात अटक रही है, ठीक है, एजेंडा 3 पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे ये दोनों के दोनों क्या करना क्या नहीं करना, तो मैं एक पोटेंशियल सॉल्यूशन सजेस्ट कर दूंगा। वहां पे तो क्या है कि मैं दोनों को बात करने दे रहा हूं कि लड़ो मत, बात करो, बात करने से सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन निकलते ही मैं अपने वकील को बोल के कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवा रहा हूं, ठीक है। मीडिएशन में तो ये हो रहा था ना, यहाँ पे क्या है कि मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, यार ये करके देख लो, क्या पता काम हो जाए, ठीक है। तो this is the scenario in conciliation, okay. Conciliator may be an interventionist in the sense that he or she may suggest potential solution to the parties in order to resolve their disputes. If the parties reach agreement on the settlement of a dispute, a written settlement agreement will be drawn up and signed by the parties, ठीक है। तो अगर पार्टीज ने कोई सेटलमेंट रीच कर लिया तो कोई रिटन एग्रीमेंट बनाया जाता है और दोनों पार्टी से साइन करा लिया जाता है, सेम एज द मीडिएशन, ओके। Now moving forward with the continued version of this particular thing, conciliation. Conciliations also help parties to draw a settlement agreement under section 73 clause 2 of the Arbitration and Conciliation Act, which is binding in nature, that is 73 clause 3. The settlement agreement shall have the same status and effect as an arbitral award, ठीक है। तो जो भी settlement agreement बनता है कंसिलिएशन के थ्रू उसका सेम इफेक्ट रहेगा लाइक एन आर्बिट्रल अवार्ड, ओके। कंसिलिएशन इज आल्सो गवर्न्ड बाय सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, ठीक है। तो अगर कोर्ट को लगता है कंसिलिएशन करवाना है तो कोर्ट भी सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के अंडर उसको रेफर कर सकती है। द प्रोसेस एंड मेथड्स विद इन कंसिलिएशन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो जो भी प्रोसेस और मेथड है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर ही डिस्क्राइब्ड है, पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। फर्दर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947, ये लेबर लॉ से रिलेटेड लॉ है, इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना एम्प्लॉइज और कंपनीज के बीच में, ठीक है। दिस लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कंसिलिएशन एज अ वेएबल मींस फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन द लेबर सेक्टर, ओके। तो दिस इज अबाउट कंसिलिएशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ लोक अदालत, ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ये भी मतलब बहुत सक्सेसफुल रहा है मतलब अपने देश के लीगल सिस्टम के अंदर। तो न्याय और ग्राम पंचायत इन इंडिया वर यूज्ड इन न्याय एंड ग्राम पंचायत इन इंडिया वर यूज्ड इन इंडिया टू सेटल डिस्प्यूट्स इन सेंचुरीज, ठीक है। न्याय और ग्राम पंचायत तो सदियों से चली आ रही है हमारे देश के अंदर, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। लोक अदालत आर सेटल्ड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ये लॉ है, इस लॉ के अंडर ये सेटल की गई है। The decisions made by लोक अदालत are considered to be civil court decrees and are final and binding on all parties, ठीक है। तो जो भी लोक अदालत की डिसीजंस होते हैं वो मजाक नहीं है, वो सिविल कोर्ट के डिसीजंस की तरह है और फाइनल और बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर, ओके। द मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ लोक अदालत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय ए सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर सच एज चेयरमैन, ठीक है। एक रिटायर्ड जज और कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज या इस तरीके का ऑफिसर, ठीक है, वो तो चेयरमैन होता है लोक अदालत का, ठीक है। उसके अलावा 2 और मेंबर होते हैं, 2 अदर मेंबर्स आर देयर, एक तो लॉयर और एक सोशल वर्कर, ओके। 2 अदर मेंबर्स आर देयर, 1 लॉयर एंड 1 सोशल वर्कर, ओके। तो 3 मेंबर्स आर देयर, 1 इज अ जज, ओके, 1 रिटायर्ड जज और उसके अलावा
वन लॉयर, जरूरी नहीं है एडवोकेट हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, और उसके अलावा एक सोशल वर्कर, ठीक है, SW लिख रहा हूं मैं, तो ये 3 मेंबर्स होते हैं लोक अदालत के। लोक अदालत हैज जुरिस्डिक्शन टू सेटल एनी मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट एज वेल एज मैटर एट प्री लिटिगेटिव स्टेट, ठीक है। तो मतलब कोई भी मैटर जो किसी कोर्ट के पास चल रहा है उसको भी सेटल कर सकते हैं, और कोई मैटर जो कोर्ट के पास नहीं पहुंचा अब तक उसको भी ये सेटल कर सकते हैं। ये प्री लिटिगेटिव स्टेट का मतलब है, ठीक है। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लोक अदालत आर पार्टिसिपेशन, accommodation, fairness, voluntariness, neighborliness, transparency and efficiency and lack of animosity। ये तो यार समझ लेना यार अपने हिसाब से, मतलब ये सेलिएंट फीचर्स बताए गए। ये पार्टिसिपेशन है, अकोमोडेशन है, फेयरनेस रहती है, वॉलंटरीनेस भी थोड़ी बहुत दिखानी पड़ती है, और थोड़ा बहुत घर की सी फील आती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, एफिशिएंट है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। इस तरीके के सेलिएंट फीचर्स है लोक अदालत के। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत। तो देखो बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर यार। फ्री में हो जाता है, कोर्ट फी नहीं है, ठीक है। इवन इफ द केस इज ऑलरेडी फाइल्ड इन अ रेगुलर कोर्ट, अगर मान लो आपका कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और आप लोक अदालत के पास चले गए, ठीक है, और लोक अदालत में आपका डिस्प्यूट सेटल हो गया और आप खुश हो, खुश तो क्या ऑप्शन थोड़ी है, बाइंडिंग होता है, ठीक है, जजमेंट तो बाइंडिंग है। द कोर्ट फी दैट यू हैव पेड विल बी रिफंडेड। मतलब अगर मान लो आपका कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, आप लोक अदालत के पास गए, वहां से डिसीजन आ गया, तो आपकी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है, कि आप जाके बोल सकते हो कोर्ट के अंदर कि हमारा लोक अदालत में काम हो गया, तो सो द कोर्ट फीस विल आल्सो बी रिफंडेड। ओके, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ लोक अदालत, ठीक है। There is no strict application of the procedural laws and the disputing parties can directly interact with the judges, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ जो CPC वगैरह है, इनका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होता, ये जो ज्यादा कोर्ट के जो ये पंगे है तारीख पे तारीख वाले, वो नहीं होते, फटाफट काम इसमें हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में द डिसीजन ऑफ लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इट्स ऑर्डर इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू लीगल प्रोसेस, ठीक है। तो जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है, मतलब ऐसा नहीं है मजाक है, बाइंडिंग डिसीजन है। तो ये भी एक अच्छी चीज है यार, जजेस से इंटरेक्ट कर रहे हो और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, और उसके अलावा कोई फीस नहीं है, फ्री में हो रहा है और फटाफट डिस्प्यूट सेटल हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड ऑन March 14, 1982 एट जूनागढ़ इन गुजरात, ठीक है। लोक अदालत हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इंक्लूडिंग मोटर एक्सीडेंट, ठीक है, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, disputes relating to public service such as telephone, electricity, bank recovery cases, etc. ठीक है। तो इस तरीके के केसेस में लोक अदालत have been very successful in our country in the past 40-45 years. Okay. Now moving forward with the next topic that is ombudsman, ठीक है। ombudsman क्या होता है? ये बेसिकली यार एक आउटसाइडर अपॉइंट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहां की इनएफिशिएंसीज को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम नहीं कर रहा तो एक आउटसाइडर को अपॉइंट करते हैं कि भाई देखो अंदर क्या चल रहा है, और वो उन इनएफिशिएंसीज की कंप्लेंट्स लेता है लोगों से, उन इनएफिशिएंसीज को खुद पहचानने की कोशिश करता है और उनको सही करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इट इज एन इंडिजीनियस स्वीडिश, डेनिश एंड नॉर्वेजियन टर्म, मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ये टर्म निकल के आता है, ठीक है। तो ऑम्बड्समैन कम फ्रॉम द वर्ड ब्रूसनर, ठीक है, एसेंशियली मीनिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव, ओके। Appointed by legislature, executive or an organization, the typical duties of an ombudsman are to investigate complaints and attempt to resolve them, usually through recommendations, binding or not, और mediation, ठीक है। तो क्या करता है ये, रिजॉल्व करने का अटेम्प्ट करता है उन कंप्लेंट्स को, ठीक है, थ्रू रिकमेंडेशंस आइदर बाइंडिंग और नॉट, और मतलब मीडिएशन करवा के। तो ये बेसिकली कंप्लेंट्स लेता है और खुद ढूंढने की कोशिश करता है कि इस कंपनी में क्या दिक्कत चल रही है। जैसे मान लो SBI के अंदर कोई ऑम्बड्समैन अपॉइंट किया, ठीक है, तो वो एक आउटसाइडर होगा कंपनी के अंदर और वो देखेगा कि SBI में क्या दिक्कत चल रही है, कि जिस वजह से SBI ढंग से काम नहीं कर पा रही, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो उन चीजों के ऊपर रिकमेंडेशन देगा और मीडिएशन वगैरह करा के उन दिक्कतों को सही करने की कोशिश करेगा, ओके। उसके बाद ombudsman also identify issues in the system leading to poor service or breaches of people's right, ठीक है। The government of India has designated several ombudsmen, sometimes called chief vigilance officers, for the redress or of grievances and complaints from individuals in banking, insurance and other sectors being serviced by both private and public bodies
एंड कॉर्पोरेशंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई बार कई सारे ऑम्बड्समैन अपॉइंट करते हैं और इनको क्या कहते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर कहते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक वैसे तो प्राइवेट है लेकिन जनता का कितना पैसा पड़ा है उनके पास, ठीक है, हाउ मच पब्लिक मनी आर दे होल्डिंग। तो इसको चेक करने के लिए सॉरी गाइज, वो कैमरा ऑफ हो गया था। तो देखो पब्लिक का कितना पैसा पड़ा उनके पास, तो इसको चेक करने के लिए ये क्या करते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ऑम्बड्समैन को अपॉइंट कर दे। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज लोकपाल एंड लोकायुक्ता। ठीक है, तो लोकपाल एक सरकारी ऑम्बड्समैन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो लोकपाल इज द केयरटेकर ऑफ पीपल, ये इनका मीनिंग है। इज एन ऑम्बड्समैन इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। लोकायुक्ता अपॉइंटेड बाय द पीपल, ये इसका मीनिंग है। इज द सिमिलर एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन स्टेट्स, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता वर गिवन फॉर्मल रिकॉग्निशन बाई पासिंग ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। 2013 के अंदर अन्ना हजारे वाले आंदोलन के बाद में ये लॉ पास हुआ था, ठीक है, इसलिए इनको अपॉइंट किया गया था। लेजिस्लेशन एम्स टू कॉम्बैट द एक्ट्स ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स। ये बड़ी ऑफिसेस को काउंटर करते हैं, उनके अंदर करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको काउंटर करते हैं। ओके, तो वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर गाइज, वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है इसका देख लेते हैं। एडीआर हैज बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स एंड इंश्योरिंग क्विक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। एडीआर हैज आल्सो हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो क्विक सेटलमेंट और कॉस्ट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है एडीआर अपने देश में, ठीक है। नाउ द एडीआर इज रैपिडली डेवलपिंग इट्स ओन नेशनल इंस्टीट्यूशंस, एक्सपीरियंस एंड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। मतलब काफ़ी नया फील्ड है यार ये। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है वो 1996 के अंदर आया है, ठीक है। तो 1996 को अभी 28 साल ही हुए हैं, जबकि आईपीसी की हम बात करें, इंडियन पिनल कोड की, तो वो 1860 में आ गया था, तो उसको 164 ईयर्स हो गए। तो ब्रिटिश एडवर्जरियल सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना है, जबकि एडीआर बहुत ज्यादा नया है। नाउ दे आर डेवलपिंग, मतलब एक तरीके से डेवलप हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम ऑफरिंग सिंपलर क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अप्रोच एज वेल। तो दिस इज द कंक्लूजन, हेल्प भी कर रहा है कोस्ट रिड्यूस करने में, जल्दी मामलों को निपटाने में, ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड डेवलपिंग एज वेल, ठीक है। तो दिस इज द कंक्लूजन। सो मूविंग विद द final slide guys, so this is the one shot series that I am presenting. total 14 chapters आपकी बुक में, 8 दिखते हैं, है 14 क्योंकि 3 वाली यूनिट में 4 पार्ट्स है, और उसके बाद में 4 वाली यूनिट्स में 3 पार्ट्स है, 5 वाली यूनिट में 2 पार्ट्स है, 6, 7, 8 में तो एक एक ही है, ठीक है। तो जितने भी ये चैप्टर्स हैं इन सब की वन शॉट सीरीज मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, ओके। और इस चैप्टर के मैंने डिटेल्ड वीडियोस भी बनाए हुए, जो 3 पार्ट के अंदर था ये एडीआर इन इंडिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इसी वीडियो के साथ। और उसके अलावा इसके अंदर भी मोर और लेस सारे टॉपिक्स कवर्ड है, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, ओके, एंड सपोर्ट मी एज वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज, सी यू। और आज ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा, टुडे सैटरडे, द डेट इज 1 Feb, ओके। आज ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा और संडे दैट इज द 2 Feb तब वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा, ओके। तो दैट विल बी द सिनेरियो। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू।